चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आज सुबह जब आप उठी, उसके बाद का पहला घंटा याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आपने अलार्म बंद करके फोन उठाया, बाथरूम गई या सीधे किचन की तरफ? क्या आपने पहले दायां जूता पहना या बायां? अब जरा सोचिए, इनमें से कितनी चीजें आपने सच में सोचकर की और कितनी बस हो गईं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि हमारे रोज के लगभग 40 से 45% काम वो हमारे सोचे समझे निर्णय नहीं होते, वो आदतें होती हैं। ये हमारे दिमाग का एक जबरदस्त एक ऑटो पायलट सिस्टम है जो हमारी एनर्जी बचाता है। और आज हम इसी ऑटो पायलट सिस्टम के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। ये आदतें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं और सबसे जरूरी, इन्हें बदला कैसे जा सकता है। और ये सिर्फ छोटी मोटी आदतों की बात नहीं है। हम इसकी शुरुआत लीजा एलन की कहानी से कर सकते हैं। 34 साल की उम्र में लीजा की जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। वो मोटापे से जूझ रही थी, दिन में 1 पैकेट सिगरेट पीती थी, $10,000 के कर्ज में थी और अपना घर भी खरीद चुकी थी। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। पर यह चमत्कार नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने उनकी जिंदगी को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ एक आदत बदलने से शुरू हुआ था। सिर्फ एक। तो आज हम इसी बदलाव के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे, एक व्यक्ति की जिंदगी से लेकर दुनिया की सबसे सफल कंपनियों और यहाँ तक कि सामाजिक आंदोलनों तक। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक आदत हमारे दिमाग में असल में काम कैसे करती है? ये ऑटो पायलट सिस्टम है क्या? विज्ञान इसे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली 3 स्टेप के लूप में समझाता है। इसे कहते हैं हैबिट लूप या कहिए आदत का चक्र। आदत का चक्र। हाँ, इसके 3 हिस्से हैं। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा है, ट्रिगर, जो आपके दिमाग को कहता है कि चलो ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। अच्छा। दूसरा है रूटीन, यानी वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्रिया जो आप करते हैं। और तीसरा रिवॉर्ड, वो इनाम जो आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, ये लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं, जैसे सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो यहाँ इशारा क्या होगा? शायद सुबह का धुंधला का अलार्म की आवाज या बिस्तर से उतरने का वो एहसास। ये हो गया इशारा। समझी। और रूटीन हुआ किचन में जाकर कॉफी बनाना और पीना। बिल्कुल। और इनाम, वो कैफीन का किक और कॉफी का वो गर्म आरामदायक एहसास। समय के साथ ये लूप इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि इशारा मिलते ही आप बिना सोचे समझे कॉफी बनाने लगते हैं। ये लूप कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसका एक बहुत हैरान करने वाला उदाहरण यूजीन पॉली का है। हाँ, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। एक वायरल बीमारी की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा तबाह हो गया था जो नई यादें बनाता है। वो अपने दोस्तों को नहीं पहचान पाते थे, उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि किचन कहाँ है। सोचिए, उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि अगर आप उनसे 10 मिनट बात करके कमरे से बाहर जाके वापस आएं तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि आप कौन हैं। वो अपने घर का नक्शा तक नहीं बना सकते थे। लेकिन इसके बावजूद एक अजीब चीज हुई। यूजीन हर सुबह अपने घर से टहलने जाते थे और हमेशा बिना खोए घर वापस आ जाते थे। हाँ, और अगर उन्हें भूख लगती तो वो सीधे किचन में जाकर मेवों का डिब्बा निकाल लेते थे, जबकि उन्हें याद नहीं था कि किचन है कहाँ। दिमाग को पता नहीं पर शरीर को पता था। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आदतें दिमाग के एक बिल्कुल अलग और ज्यादा पुराने हिस्से में बनती हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये हिस्सा हमारी याददाश्त और सचेत सोच से अलग काम करता है। अच्छा। तो यूजीन के लिए उनके घर के बाहर लगा कोई खास पेड़ या कोने वाला मेल बॉक्स, ये सब इशारे यानी क्यूज का काम करते थे। इन इशारों को देखते ही उनके दिमाग का आदत वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता था और टहलने का रूटीन ऑटोमेटिक चलने लगता था, बिना किसी सोच के। ये तो कमाल है। लेकिन क्या सिर्फ इशारा और इनाम ही काफी है या कोई और भी चीज है जो इस लूप को इतना मजबूत और ऑटोमेटिक बना देती है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर इस लूप की एक चौथी छिपी हुई ताकत सामने आती है, और वो है क्रेविंग, यानी उस इनाम के लिए एक तीव्र इच्छा या चाहत। हाँ, वैज्ञानिकों ने बंदरों पर किए गए प्रयोगों में ये पाया। जूलियो नाम के बंदर को जब स्क्रीन पर एक खास आकृति इशारा दिखाया जाता था और वो एक लीवर खींचता क्रिया करता था, तो उसे ब्लैकबेरी जूस की एक बूंद मिलती थी जो उसका इनाम था। और उसके दिमाग की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा होगा। बिल्कुल। शुरू में उसके दिमाग में इनाम यानी जूस मिलने पर खुशी वाली हलचल होती थी,
लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब चीज हुई। क्या? अब इनाम मिलने पर नहीं बल्कि सिर्फ इशारा देखकर ही उसके दिमाग में वैसी ही खुशी वाली हलचल होने लगी थी। वो उस जूस की उम्मीद करने लगा था, उसे उसकी चाहत होने लगी थी। अच्छा, यही चाहत उस लूप को चलाती है। हमारा दिमाग सिर्फ इनाम नहीं चाहता, वो इनाम की उम्मीद करने लगता है। ठीक है, अगर ये आदतें इतनी ऑटोमेटिक हैं, हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक बसी हुई हैं और इस चाहत से चलती हैं, तो क्या हम इन्हें बदल भी सकते हैं? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। और यहीं पर इन सूत्रों का सबसे जरूरी नियम आता है, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, यानी आदत बदलने का सुनहरा नियम। और वो नियम क्या है? नियम यह है कि आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। और तरीका यह है कि आप इशारा और इनाम वो वही रखें, बस बीच की क्रिया यानी रूटीन को बदल दें। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है, पर असल में कैसे होगा? मान लीजिए किसी को तनाव में मीठा खाने की आदत है, इशारा है तनाव, इनाम है राहत। अब बीच की क्रिया को कैसे बदलें? क्या कोई सलाद खाकर वही राहत मिल सकती है? नहीं, शायद सलाद से नहीं मिलेगी। आपको एक ऐसी क्रिया खोजनी होगी जो आपको वही इनाम दे। शायद किसी दोस्त से 5 मिनट बात करना, या एक छोटा सा वॉक लेना, या कोई म्यूजिक सुनना। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है NFL कोच टोनी डंजी। जब उन्होंने संघर्ष कर रही टीम टाम्पा बे बकनियंस को कोच करना शुरू किया तो उनकी टीम हारने की आदी हो चुकी थी। और उन्होंने इस आदत को कैसे बदला? क्या नए प्लेस सिखाए? नहीं, उन्होंने टीम को नए सिरे से खेलना नहीं सिखाया। वो जानते थे कि मैच के तनाव में खिलाड़ी पुरानी आदतों पर ही लौट आएंगे। तो उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान पर मिलने वाले पुराने इशारों को ही इस्तेमाल करना सिखाया, जैसे बॉल की पोजीशन या दूसरे खिलाड़ियों की हरकतें। लेकिन उन्होंने उन इशारों के जवाब में एक नई, ज्यादा सरल और ऑटोमेटिक क्रिया सिखाई। नतीजा ये हुआ कि खिलाड़ियों को वही इनाम मिलता था, मैच जीतना, लेकिन एक नए, ज्यादा प्रभावी तरीके से। उन्होंने आदत को मिटाया नहीं, उसे एक नई दिशा दे दी। तो यही सिद्धांत अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA जैसी संस्थाओं में भी काम करता होगा। बिल्कुल। शराब पीने के लिए जो इशारे होते हैं, जैसे तनाव, अकेलापन या सामाजिक दबाव, वो वही रहते हैं। और जो इनाम चाहा गया है, जैसे राहत, साथ या तनाव से मुक्ति, वो भी वही रहता है। ए बस उस चक्र के बीच में एक नई क्रिया डाल देता है। किसी मीटिंग में जाना या किसी स्पॉन्सर को फोन करना, इससे लोगों को वही इनाम मिलता है, लेकिन एक स्वस्थ तरीके से। ये तो हुई पुरानी आदतों को बदलने की बात, लेकिन नई आदतें बनाने के बारे में क्या? जैसे पेप्सोडेंट ने पूरे अमेरिका को रोज ब्रश करने की आदत कैसे डाल दी? मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत कम अमेरिकी रोज ब्रश करते थे। हाँ, ये मार्केटिंग की एक शानदार कहानी है। पेप्सोडेंट के एडवर्टाइजिंग गुरु क्लॉड हॉपकिंस जानते थे कि एक नई आदत बनाने के लिए एक साफ इशारा और इनाम चाहिए, और फिर उस इनाम के लिए चाहत पैदा करनी होगी। पर ब्रश न करने का तो कोई इशारा नहीं होता। सही बात है। तो हॉपकिंस ने एक इशारा बनाया। उन्होंने विज्ञापनों में दांतों पर महसूस होने वाली एक पतली सी परत या फिल्म को एक भद्दी और बदसूरत चीज के तौर पर दिखाया। ये था इशारा। और इनाम था एक खूबसूरत मुस्कान। हाँ, एक खूबसूरत ताजगी भरी मुस्कान। उन्होंने लोगों में उस इनाम के लिए एक चाहत पैदा कर दी, और जल्द ही लोग अपने दांतों पर उस फिल्म को महसूस करने लगे और उसे हटाने की इच्छा रखने लगे। इसी तरह फैब्रिज का भी उदाहरण है। हाँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट फैब्रिज, जो एक गंध मिटाने वाला स्प्रे है, वो शुरू में बुरी तरह सफल रहा। ये तो अजीब है, ऐसा प्रोडक्ट तो सबको चाहिए होगा। यही तो उन्हें भी सोचा था, लेकिन उन्हें एक बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई का पता चला। जो लोग बुरी गंध के साथ रहते हैं, उन्हें उस गंध का एहसास ही नहीं होता। उनकी नाक आधी हो जाती है। मतलब स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए कोई इशारा ही नहीं था? बिल्कुल। वे तब सफल हुए जब उन्होंने मार्केटिंग पूरी तरह बदल दी। उन्होंने फैब्रिज को गंध हटाने वाले प्रोडक्ट की जगह सफाई के अंत में मिलने वाले इनाम के तौर पर पेश किया। अच्छा, तो अब इशारा था सफाई का काम खत्म होना, और इनाम था एक ताजा साफ सुथरी खुशबू। एकदम सही। उन्होंने एक नए लूप का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो हमें आदत का चक्र समझ आ गया और उसे बदलने का नियम भी। पर ये सब बहुत ज्यादा लगता है। क्या हमें अपनी सारी बुरी आदतें एक एक करके बदलनी होंगी? ये तो जिंदगी भर का प्रोजेक्ट लगता है। नहीं, और यहीं पर एक और शक्तिशाली आइडिया आता है। वो है कीस्टोन हैबिट्स, यानी मुख्य आदतें। कीस्टोन हैबिट्स। हाँ, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, और दूसरी अच्छी आदतें भी अपने आप बदलने या बनने लगती हैं।
ये वो आदतें हैं जो हमारी पहचान को बदल देती हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण शायद पॉल ओनील का है, जब उन्होंने 1987 में एल्कोआ कंपनी के सीईओ का पद संभाला था। हाँ, एल्कोआ एक विशाल एल्यूमिनियम कंपनी थी जो मुश्किलों से गुजर रही थी। जब वो वॉल स्ट्रीट के निवेशकों से अपनी पहली मुलाकात के लिए गए तो सब उम्मीद कर रहे थे कि वो मुनाफे और लागत कम करने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि एल्कोआ अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बने। हमारा लक्ष्य है 0 चोटें। कमरे में तो सन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल। निवेशकों को लगा कि ये आदमी पागल है। एक निवेशक ने बाद में अपने क्लाइंट्स को फोन करके कहा, बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को सीईओ बना दिया है, अपने सारे शेयर बेच दो। लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये एक जीनियस रणनीति थी। ओनील जानते थे कि सुरक्षा एक ऐसी मुख्य आदत बन सकती है जिस पर सब सहमत होंगे, यूनियन भी और मैनेजमेंट भी। तो इससे हुआ क्या? सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को जड़ से समझना पड़ा, जिससे क्षमता अपने आप बढ़ गई। उन्होंने एक नियम बनाया, जब भी कोई कर्मचारी घायल होगा तो उस यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर ओनील को रिपोर्ट करना होगा और एक प्लान पेश करना होगा कि ऐसा दोबारा ना हो। इस एक नियम ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। इसने कंपनी के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। अब सुझाव और विचार नीचे से ऊपर की ओर तेजी से बहने लगे। एक अकेली मुख्य आदत ने पूरी कंपनी की संस्कृति को बदल दिया। और नतीजा ये हुआ कि जब ओनील रिटायर हुए तो एल्कोआ का मुनाफा उनके कार्यकाल की शुरुआत से 5 गुना ज्यादा था और वो दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक थी। ये सब करने के लिए चाहे वो पॉल ओनील हो या लीजा एलन, बहुत इच्छा शक्ति यानी विल पावर लगती होगी। क्या इच्छा शक्ति सिर्फ कुछ लोगों में ही होती है? विज्ञान कहता है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये थक जाती है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। एक मुश्किल दिन के बाद रात में जंक फूड खाने का ज्यादा मन करता है। बिल्कुल, क्योंकि दिन भर में आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी थक चुकी होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे ट्रेनिंग देकर मजबूत भी किया जा सकता है। इसका कोई उदाहरण है कि कैसे इसे ट्रेनिंग दी जा सकती है? स्टारबक्स इसका एक शानदार उदाहरण है। वे अक्सर ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखते हैं जिनके पास ज्यादा अनुभव नहीं होता। कंपनी ने महसूस किया कि जब कर्मचारी तनाव में होते हैं, जैसे जब कोई ग्राहक चिल्लाता है, तो उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे देती है। तो स्टारबक्स ने क्या किया? उन्होंने अपने कर्मचारियों को मुश्किल परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रूटीन सिखाएं। जैसे गुस्से वाले ग्राहक से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे लाटे मेथड कहते हैं। लाटे? हाँ, लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक और एक्सप्लेन। अच्छा, तो ये एक पहले से तय रूटीन है। हाँ, इससे कर्मचारियों को तनाव के क्षणों में अपनी इच्छा शक्ति खर्च करके ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या करें। अच्छा व्यवहार उनकी आदत बन जाती है। स्टारबक्स ने इच्छा शक्ति को एक व्यक्तिगत गुण से एक संगठनात्मक आदत में बदल दिया। तो हमने देखा कि आदतें हमारे दिमाग में कैसे काम करती हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इन पर बनती हैं और कैसे एक छोटी सी मुख्य आदत को बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सब जानने के बाद सार क्या निकलता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें पत्थर की लकीर नहीं है। वो ऐसे विकल्प हैं जो हमने कभी सोच समझकर चुने थे और फिर उनके बारे में सोचना बंद कर दिया और वो ऑटोमेटिक हो गए। तो बदलाव का पहला कदम है उन्हें फिर से देखना और समझना। बिल्कुल। जब आप आदत के चक्र, इशारा, क्रिया, इनाम और उसे चलाने वाली चाहत को समझ जाते हैं, तब आपके पास उसे दोबारा प्रोग्राम करने की ताकत आ जाती है। अंत में एक विचारणीय सवाल छोड़ जाते हैं। ये स्रोत 2 बहुत ही विरोधाभासी कानूनी मामलों का जिक्र करते हैं। एक तरफ ब्रायन थॉमस नाम का व्यक्ति है जिसने नींद में चलते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे दोषी नहीं पाया गया क्योंकि ज्यूरी ने माना कि वो अपनी आदत के वश में था, सचेत नहीं था। और दूसरी तरफ एंजी बैकमैन नाम की महिला है जिसने जुए की लत में अपनी पूरी विरासत खो दी। कैसीनो ने उसे और ज्यादा जुआ खेलने के लिए उकसाया, लेकिन अदालत ने उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया। ये एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल उठाता है। हाँ, एक ऑटोमेटिक व्यवहार और एक सचेत विकल्प के बीच की रेखा क्या है? किताब ये तर्क देती है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई आदत मौजूद है और आप समझते हैं कि वो कैसे काम करती है, आपके पास उसे बदलने की आजादी और जिम्मेदारी दोनों आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि अब जब किसी की कोई आदत सामने आ गई है और उसे उसके काम करने का तरीका पता चल गया है, तो क्या वो स्थिति एक नए प्लान की मांग नहीं कर रही है?